हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 4 जनवरी की क्लास की, जिसमें जो डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल जीएसटी बाय एनसी, ये आपको मिलेगा 3 जनवरी मींस कल के न्यूज़पेपर में। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। एक कोर्स वहाँ पे है 0 to एडवांस ग्रामर का, जो बच्चे शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बहुत ही बेहद शानदार कोर्स, बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो कोर्स खरीदा है। उनकी प्रतिक्रियाएं देखते हैं तो बहुत बेहतर वो महसूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल, जो एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, वहाँ तक उस चीज़ को लेके जा सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप उनको भी बाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी बाय एनसी नाम से एडिटोरियल है। जीएसटी बाय एनसी जो शब्द है ना, उसको उछाल बोलते हैं या फिर सक्सेसफुल होने की स्थिति बोलते हैं। प्रॉफिट में कोई चीज़ आ जाए, सक्सेसफुल हो जाए, उसको बोलते हैं। तो जीएसटी बाय एनसी का मतलब जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ उसमें उछाल आया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहें कि यहाँ पे प्रॉफिट रहा है इस बार दिसंबर के महीने की अगर बात करें तो उसी के बारे में एडिटोरियल है। और समझ ही गए होंगे, जहाँ जीएसटी नाम आ गया तो एडिटोरियल जो है फाइनेंशियल है। तो यहाँ पे वो टर्म्स जो इकोनॉमी वाले एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं, वो टर्म्स यहाँ पे आपको काम में लेने हैं। तो देखिए, एट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनफ्लोज। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब अंदर फ्लो होना, मतलब पैसा आना। आउटफ्लो मतलब बाहर फ्लो होना, मतलब पैसा जाना। इसको यूँ समझ सकते हो, इनफ्लो का मतलब रेवेन्यू, आय, इनकम, और ये क्या है, आउटगोइंग है, मीन्स एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो जीएसटी का जो इनफ्लो रहा, जीएसटी का जो पैसा आया, दिसंबर महीने की बात है 2022 की, ये इनफ्लोज, इसकी वर्ब है इनफ्लोज की सिग्नल, ये संकेत देता है अ रिकवरी ऑफ सॉर्ट्स। ऑफ सॉर्ट्स का मतलब लगभग कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली, मतलब जो एग्जैक्ट तो नहीं है। आप यूं तो नहीं कह सकते कि भी इसको रिकवरी ही कहा जाएगा, लेकिन ठीक है, काइंड ऑफ रिकवरी है। तो हम जो एक बार स्पोकन में जो एक टर्म यूज करते हैं, काइंड ऑफ, आप में से भी बहुत सारे बच्चे इंग्लिश जब बोलते होंगे तो काइंड ऑफ आपने सुना होगा, बोला होगा। काइंड ऑफ का मतलब होता है लगभग वैसा ही, एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ मिलता जुलता सा। तो ये एक प्रकार की रिकवरी कही जा सकती है नवंबर से। वैन रेवेन्यूज, वैन आ रहा नवंबर के लिए, और नवंबर में हुआ ये था कि रेवेन्यूज जो है वो गिर गए थे। और कहाँ तक गिरे थे, 3 महीने के लो लेवल तक। 3 महीने का सबसे निम्नतम स्तर यहाँ पे आया था नवंबर के मंथ में। अब आ जाते हैं इसके पीछे की गणित पर। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनफ्लोज, इनफ्लोज की वर्ब है वो सिग्नल है, और रेवेन्यूज की वर्ब है वो फेल है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि फॉल, फेल, फॉलन होता है। फॉल, फेल और फॉलन, और फॉल जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक बात। और एक होता है फेल, फेलेड, फेलेड, ठीक है। और ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फॉल, फेल जो है इसका मतलब होता है गिराना। फेल का मतलब क्या होता है, गिराना। और फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। तो गिरना और गिराना ये इनके मीनिंग है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है वो समझिए फिर से। कह रहा है कि भाई लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया आया दिसंबर में, और ये 1.5 लाख करोड़ रुपए दिसंबर में आया है, उससे ये संकेत मिलता है कि भाई कुछ हद तक तो आपने रिकवरी कर ली है नवंबर में, नवंबर की तुलना में। और नवंबर में हुआ ये था कि रेवेन्यू जो है, जो इनकम है जीएसटी के थ्रू, वो 3 महीने के सबसे निम्नतम स्तर पे पहुंच गई थी, ठीक है। एक और काम की बात हो सकती है कि 3 मंथ लॉ, 3 यहाँ पे नंबर है, संख्या है, मंथ यहाँ पे नाउन है, ये भी लॉ भी नाउन है। तो 2 नाउन एक साथ में आती हों तो नाउन मॉडिफायर होता है, जो नाउन से पहले वाला शब्द होता है। और नाउन मॉडिफायर्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, इसलिए उनका प्लूरल फॉर्म नहीं पॉसिबल होता। तो मंथ्स नहीं हो सकता, मंथ ही रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नवंबर 2022 रेवेन्यूज वर, हम नवंबर 2022 में जो रेवेन्यू थे वो हायर थे, 10.9% ज़्यादा थे किसकी तुलना में, एक साल पहले की तुलना में। बट स्टिल मार्क्ड, लेकिन फिर भी इसको मार्क किया गया कि स्लोवेस्ट ग्रोथ ही है सिंस जून 2021 से। मान लिया कि नवंबर 2022 के रेवेन्यू जो थे वो एक साल पहले की तुलना में तो 10.9% ज़्यादा आ गए, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है ना, वो 2021 से अगर बात करें तो सबसे स्लो ग्रोथ इसी महीने में देखने को मिली है। तो रेवेन्यूज की वर्ब दे रखी है वर, हायर डिग्री कंपैरेटिव है तो दे रखा है देन, डिग्री कंपैरेटिव के साथ में देन का प्रयोग करते हैं।
अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो शब्द है YEAR, ये ईयर बोलते हैं, ईयर, ये बोलते हैं, तो ए लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए एन नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे, कुछ एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है। बट स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ठीक है, या फिर स्टिल का मतलब है कि विरोधाभासी जो सेंटेंसेज हो उसके लिए आता है, एडवर्ब होता है ये। लेकिन फिर भी इसको मार्क किया गया है, फिर भी इसको चिन्हित किया गया है कि ये सबसे स्लो ग्रोथ है, स्लोवेस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है, और डिग्री सुपरलेटिव से पहले हमें द का प्रयोग करना होता, तो द का प्रयोग है। और जून 2021 चूंकि एक निश्चित समय सीमा दे रखी है, तो निश्चित समय है, तो उसमें सेंस का प्रयोग है। भी निश्चित अनिश्चित को इस तरह से समझिए, बहुत ही सिंपल खेल है कि अगर कोई नाम दे रखा हो टाइम का तो वो निश्चित है, नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं गिवन है, तो वो अनिश्चित है। दिसंबर्स रेवेन्यूज वर, दिसंबर का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा थे, कितने, 2.5% ज़्यादा थे, किसकी तुलना में, नवंबर की तुलना में। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो, और इसने दिखाया कितना, 15.2% अपटिक दिखाया ईयर ऑन ईयर, साल दर साल की अगर बात करें। अपटिक क्या होता है, अपटिक का मतलब होता है सर्ज, उछाल, इसे आप ग्रोथ भी कह सकते हैं, वृद्धि कह सकते हैं, उछाल कह सकते हैं, ठीक है। फिर समझना दिसंबर के रेवेन्यूज, एक बात बता दूं कि ये जो ऊपर कॉमा होती है उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे, ठीक है, क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे जिस शब्द के साथ रहता है, जिस शब्द के साथ जुड़ता है वो नाउन होता है, और जो शब्द इसके बाद में जुड़ता है वो भी नाउन होता है। तो नाउन दोनों तरफ है, दिसंबर भी नाउन है, रेवेन्यूज भी नाउन है, ठीक है। रेवेन्यूज की वर्ब हो गई, फिर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग हो गया। और ये वाला जो एक दे रखा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि ईयर ऑन ईयर, जब दो एक जैसी नाउन्स हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, लेफ्ट राइट दोनों तरफ ईयर ईयर दे रखा है, सेम नाउन्स हैं, बीच में प्रेपोजिशन है, तो दोनों ही नाउन्स हैं वो सिंगुलर आएंगी, इनमें से कोई सा भी प्लूरल नहीं हो सकता, ये पता रहना चाहिए। और बाकी रिफ्लेक्ट का मतलब शो करना है, डिस्प्ले करना है, दिखाना है, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले स्लाइड में ये सब कुछ था। अब देखिए दूसरे स्लाइड की अगर बात करें तो क्या दे रखा है, दूसरे स्लाइड में दे रखा है वाइल द 1,49,507 करोड़ जीएसटी किट्टी। किट्टी क्या होता है, किट्टी होता है एक प्रकार से सम ऑफ मनी, है ना, या पूल कह सकते हो, सम ऑफ मनी कह दीजिए या पूल कह दीजिए, मतलब सामूहिक धन, जो पैसा आपने एक विशेष प्रयोजन के लिए इकट्ठा किया हुआ है, तो जीएसटी के माध्यम से आया हुआ पैसा है वो जीएसटी किट्टी है, ठीक है। तो 1,49,507 करोड़ रुपए आ गए जीएसटी के दिसंबर में, और ये जो पैसा है, ये जो किट्टी है, ये जो पूल है, ये जो सम ऑफ मनी है, इज इसकी वर्ब है, ये तीसरा हाईएस्ट है, तीसरा सबसे ज़्यादा कलेक्शन है जीएसटी के माध्यम से। कब से, जब से शुरुआत हुई है किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर नाम दिया गया है जीएसटी को। रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, तो ये जो तंत्र है जीएसटी सिस्टम है जीएसटी वाला, इन जुलाई 2017, और कब शुरू हुआ था जीएसटी, जुलाई 2017 में। इट में भी, अब ये वाइल दे रखा है, वाइल का एक काम होता है कि वाइल दो ऐसे उपवाक्यों को जोड़ता है जो विरोधाभासी होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक तरफ तो कहा कि हालांकि मान ली बात कि दिसंबर में इतना पैसा आया, ये तीसरा हाईएस्ट है, जब से शुरू हुआ है जीएसटी तब से लेकर इतना पैसा 2 बार और पहले आ रखा है, तीसरी बार ये आया है, इससे अधिक पैसा तो आया नहीं आज तक। लेकिन ये जो पैसा दिसंबर में आया है ये हो सकता है, मैं बताता है संभावना, मोर नोटवर्दी, मतलब कहीं ज़्यादा ध्यान देने योग्य हो सकता है, किसकी तुलना में, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, जो पिछले 2 थे जिनमें कलेक्शन ज़्यादा आया था, उसकी तुलना में ज़्यादा ध्यान इस पर जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है वो आगे बताएगा। इतने अगर बात करें तो आपको 2-3 चीज़ें समझनी है। एक चीज़ समझनी है कि वाइल 2 ऐसे क्लोजेस को जोड़ता है जो विरोधाभासी होते हैं। दूसरा आपको समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब में किट्टी सब्जेक्ट है, वर्ब है इज, इट सब्जेक्ट है, वर्ब है मे बी, मे मॉडल है तो बेस फॉर्म आएगी, रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे समझें कि बिगिनिंग, मिडल और एंड, ये 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बताई हैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक बिगिनिंग बताया है, एक होता है मिडल, और एक होता है एंड। इन तीनों से पहले द लगता है, द बिगिनिंग होता है, द मिडल होता है और द एंड होता है। तीनों से पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये भी समझ लो कि मोर नोटवर्दी डिग्री कंपैरेटिव है, डिग्री कंपैरेटिव में देन लगेगा। ये बार बार में चीज़ें जब एक बार रिपीट होने लग जाती हैं तो रिवीजन हो जाता है। तो पिछले स्लाइड में भी ऐसा था, इस बार भी ऐसा है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि डिग्री कंपैरेटिव होगी तो देन लगेगा। अब कुछ कारण क्या हैं, ऐसे कारण कौन कौन से हैं, कैसे पता लगेगा कि भी ये नोटवर्दी है, ज़्यादा ध्यान इस पर जाना क्यों चाहिए।
तो कह रहा है कि फर्स्ट, पहली बात तो ये है कि दीज टैक्सेस आर लिंक्ड टू, ये जो टैक्सेस हैं ये जुड़े हुए हैं किससे? इकोनॉमिक एक्टिविटी से, आर्थिक क्रिया से। अंडरटेकन, वो क्रियाएं जो किस में हुई थी? नवंबर के मंथ में हुई थी। दे इंडिकेट, अब ये जो कह रहा है कि जो टैक्सेस हैं ये दर्शाते हैं दैट की फैक्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, जो फैक्ट्रीज हैं और जो सेवा क्षेत्र वाले जो लोग हैं, वर बिजियर, वो कहीं ज़्यादा व्यस्त थे, देवर इन अक्टूबर, जितना वो व्यस्त थे अक्टूबर में। मतलब इनके पास काम ज़्यादा आ गया था दिसंबर नवंबर के अंदर। बिन नवंबर दिसंबर के आंकड़े हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना कि नवंबर में बढ़िया हुआ होगा, वही तो आंकड़े दिसंबर में आए हैं। तो अक्टूबर की तुलना में नवंबर में इनके पास काम ज़्यादा था। इम्पैक्टेड लिटिल, और प्रभावित तो ये हुए ही नहीं। याद रखेंगे कि लिटिल और फ्यू से पहले जब ना ए होता है ना द होता है तो इसको पढ़ लीजिए नो, नेगेटिव मान के पढ़ना है इसको। तो इसका मतलब प्रभावित हुए ही नहीं। किससे? पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फटीग। फटीग का वैसे तो होता है एग्जॉशन, थकान, लेकिन यहाँ पे थकान का मतलब ये है कि फेस्टिवल के टाइम पे कंज्यूमर्स ने पैसा मतलब लगाया है मार्केट में, पैसा मतलब पैसों से चीज़ें पैसा खर्च किया है, व्यय किया है, चीज़ें खरीदी हैं, तो अब वो थक चुके हैं। कहने का मतलब अब चूंकि फेस्टिवल के बाद, पोस्ट फेस्टिवल का मतलब हो गया फेस्टिवल के बाद वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते, पैसा वो खर्च कर चुके हैं फेस्टिवल में। इससे भी प्रभावित नहीं हुआ ये काम, इसलिए ज़्यादा नोटवर्दी है। ठीक है, मतलब विपरीत चीज़ें हैं फिर भी चीज़ें सही चल रही हैं। तो पहली चीज़ क्या कहा? दीज टैक्सेस। दीज टैक्सेस की वर्ब है आर, लिंक्ड के साथ लगेगा टू। दे की वर्ब है वो है इंडिकेट। सर्विस प्रोवाइडर्स, इनकी वर्ब है वर बिजियर, बिजियर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन है। दे की वर्ब है वर है। फटीक का मतलब एग्जॉशन होता है। लिटिल या फ्यू से पहले ए या दे नहीं होता है तो इसको नो पढ़ा जाता है। पोस्ट का मतलब बाद में होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना। ठीक है, ये इसका मतलब है। अच्छा जी, दीज के साथ नाउन प्लूरल आती है, ये ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो टैक्सेस हैं वो जुड़े हुए हैं उन आर्थिक क्रियाओं से जो आर्थिक क्रिया नवंबर में हुई, और ये इंडिकेट करते हैं कि फैक्ट्रीज और सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना वो ज़्यादा बिजी थे जब वो, अगर अक्टूबर की बात करें उसकी तुलना में, और वो पोस्ट फेस्टिवल जो कंज्यूमर फटीग था उससे प्रभावित बिल्कुल भी हुए नहीं। इसके बावजूद मतलब वो कंज्यूमर पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, ठीक है, और इनके पास काम ज़्यादा था, इस कारण से मतलब ये चीज़ें बूस्ट हुई हैं। लेकिन ये जो चीज़ थी वो नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी पैसा ज़्यादा आया है, इसलिए नोटवर्दी कहा था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आइए नेक्स्ट में। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड, पहली चीज़ तो बता दी इसने, दूसरी चीज़ पे आओ। दूसरी चीज़ ये है कि ऑन द टू अदर ओकेजन्स, दो और अवसर ऐसे थे दैट जीएसटी रेवेन्यूज वर हायर, कि जीएसटी रेवेन्यू जो थे वो कहीं ज़्यादा थे। एक अप्रैल में आया था 1.67 लाख करोड़ का, और ऑलमोस्ट 1.52 लाख करोड़ का आया था अक्टूबर में। ठीक है, द नंबर्स वर बूस्टेड, ये जो आंकड़े थे ना इनको बूस्ट किया गया था बाय टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ईयर एंड रिकॉन्सिलिएशंस एंड प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप। अब ये बूस्ट क्यों हुआ था, क्यों इतना पैसा इनमें आया? इसलिए आया कि एक तो टैक्स पेयर का फाइनेंशियल ईयर भी अप्रैल में क्यों आया, कि वित्त वर्ष एंड होता है एक, है ना, और वित्त वर्ष एंड होता है तो उस समय क्या होता है, साल के अंत में रिकॉन्सिलिएशन होता है। रिकॉन्सिलिएशन को एक तरह से ऑडिटिंग मान लो आप। रिकॉन्सिलिएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम टेली करते हैं चीज़ों को कि इतना पैसा गया, इतना पैसा आया, टोटल जो करते हैं उसमें चीज़ें कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा, एक प्रकार से अकाउंट्स को मैच करने की क्रिया को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशंस। प्री फेस्टिव स्पेंड, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज में है, वरना तो रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है आप यूँ कह दो कि मेल मिलाप करना, फिर से मिल जाना, फिर से चीज़ों को सही बना लेना, उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ अकाउंट्स की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी आपको। प्री फेस्टिव स्पेंडिंग का मतलब हो गया फेस्टिवल से पहले का खर्चा। स्टॉकिंग अप का मतलब हो गया पैसा, मतलब चीज़ों को इकट्ठा कर लेना। स्टॉक अप का मतलब चीज़ों को एक साथ में खरीद कर स्टॉक कर लेना। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः इसलिए कहा है कि ये जो बात है ना ईयर एंड वाली, ये तो लागू होती है अप्रैल पर, पहले ये आया था। फिर प्री फेस्टिव स्पेंडिंग ये बात लागू होती है अक्टूबर पर कि फेस्टिवल से पहले फेस्टिवल से पहले और पैसा इन्होंने खर्च किया था। ठीक है, एक बार फिर समझिए। सब्जेक्ट है रेवेन्यूज, वर्ब दे रखी है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी बात यह है कि दो और ओकेजन आए थे। अब यहाँ पे अदर के साथ में नाउन आ रही है और प्लूरल आ रही है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर अनदर दे रखा होता है तब तो आपको नाउन चाहिए होती है सिंगुलर। अगर अदर दे रखा होता है
तो नाउन चाहिए होती है प्लूरल, और ये दोनों ही होते हैं जेनरिक, मतलब कोई विशेष बात नहीं करें, सामान्य बात करें तब की बात है। अगर द अदर लगा दोगे तो फिर आपको नाउन चाहिएगी, प्लूरल भी आ सकती है और सिंगुलर भी आ सकती है, द अदर लगा दोगे तो। और ये जो है ये स्पेसिफिक है, ये हम विशेष बात करते हैं तब की बात है, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि प्लूरल चाहिए कि सिंगुलर चाहिए। तो दो और ओकेजन्स हुए, एक अप्रैल था, एक अक्टूबर था। अप्रैल में पैसा आया कितना, 1.67 लाख करोड़। अक्टूबर में कितना आया, 1.52 लाख करोड़, लगभग, ऑलमोस्ट लगभग है। ये तो नंबर्स हैं, ये जो आंकड़े हैं ना, नवंबर वाले, अक्टूबर और अप्रैल वाले, इनको बूस्ट किया गया। ये इसकी वर्ब है, वर्ब बूस्टेड, और पैसिव है, दिख ही रहा है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। किससे, टैक्स पेयर के। अब याद रखिए कि जब कोई नाउन प्लूरल होती है, जिस नाउन के लास्ट में एस और ईएस होता है, और फिर आपको अपोस्ट्रोफे लगानी पड़ जाए, आपको किसी नाउन से कनेक्ट करना हो, तो अपोस्ट्रोफे का प्रयोग हम करते हैं एस के बाद में, तो एस के बाद लग रहा है, ठीक है। तो ये कारण ये था कि अप्रैल में तो ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि टैक्स पेयर का वित्त वर्ष के एंड में रिकॉन्सिलिएशंस वो करते हैं इसलिए, और अक्टूबर में ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप था, है ना, इस कारण से। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर, लेकिन दिसंबर में ये थोड़ी था। दिसंबर में कैसे हो गया ज़्यादा, इसलिए नोटवर्दी कहा। तो दिस की वर्ब है वो वॉज है, नॉट द केस इन दिसंबर। तो दिसंबर में ऐसा नहीं था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए, कह रहा है आर्ग्यूमेंट्स दैट हाई इन्फ्लेशन बोल्स्टर्ड। बोल्स्टर का मतलब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, और काफी बार अखबार में तो रिपीट होता ही रहता है। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, या फिर इसे कहेंगे स्ट्रेंथन करना, ठीक है, मजबूती देना। तो कह रहा ये है कि तर्क ये है कि हाई इन्फ्लेशन, जो उच्च महंगाई है, उसने क्या किया, बोल्स्टर कर दिया इन संख्याओं को, इन आंकड़ों को। आर्ग्यूमेंट्स की वर्ब है आर। ये आर्ग्यूमेंट जो है वो केवल पार्टली टेनेबल है। टेनेबल का मतलब जस्टिफिएबल, डिफेंडेबल, जिसको आप डिफेंड कर सको। भी आपने कोई तर्क दिया और तर्क आपका सही है, आप इसको डिफेंड कर सकते हो, है ना, कि हाँ भाई मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, तो वो टेनेबल है। और एबल जिन वर्ड्स के एंड में आता है वो एडजेक्टिव। एक एक बात सुनते चलना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको बार बार में रिपीट करती हुई दिखेंगी जब भी आप अखबार को पढ़ना कंटिन्यू करेंगे, आगे सेशंस देखते चलेंगे। तो जस्टिफिएबल, उचित, डिफेंडेबल, बचाव करने योग्य। तो आर्ग्यूमेंट्स की वर्ब आर है। आर्ग्यूमेंट्स, अब आर्ग्यूमेंट क्या है वो जाने दो एक बार। आर्ग्यूमेंट्स हैं वो केवल आंशिक रूप से डिफेंडेबल है, मतलब कुछ हद तक तो आप कह सकते हो कि तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। और क्या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ये है कि जो ऊंची महंगाई है उसके कारण ये संख्या आई, महंगाई ज़्यादा है इसलिए ऐसी संख्या हुई, ठीक है, कुछ हद तक ऐसा कह सकते हो। आगे डैश लगा के समझा रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, जब भी आप इकोनॉमी वाले एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वहाँ पे ये हेडलाइन इन्फ्लेशन बार बार में मिलता है। इसका मतलब होता है पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जिसमें पूरी चीज़ों को शामिल करें, फूड और एनर्जी वाली कमोडिटीज़ भी शामिल करेंगे, फूड एनर्जी को भी शामिल करेंगे, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। दूसरे शब्दों में टोटल इन्फ्लेशन कह सकते हो, कुल महंगाई कह सकते हो। डिप का मतलब गिरावट आना। तो कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट आ गई, और कितनी आई, 11 महीनों का निम्नतम स्तर पे पहुंच गया। कितना पहुंचा, 5.9%। कब की बात है, नवंबर में। सर्विसेज इन्फ्लेशन, अब सेवा क्षेत्र की महंगाई की बात करें तो वो फ्लैट रही, मतलब जैसा है वैसा ही रहा। फ्लैट मतलब बिल्कुल ग्राफ यूं रहा, ना ऊपर ना नीचे, सिक्वेंसली मतलब क्रमशः, ठीक है। एंड गुड्स इन्फ्लेशन, और सामान वाली जो महंगाई है वो कितनी रही, 6.2%, विच इज़ हाई। और ये जो महंगाई है ना ये ज़्यादा है बट फार लोअर, लेकिन बहुत कम है किसकी तुलना में, पिछले महीनों की तुलना में, प्रीवियस मंथ्स की तुलना में। सब्जेक्ट वर्ब देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन की वर्ब डिप्ड है, डिप का गिरावट आना। सर्विस इन्फ्लेशन की वर्ब वॉज है, गुड्स इन्फ्लेशन की वर्ब वॉज है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है इस इन्फ्लेशन के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब इज है, ठीक है। और तो उसमें लोअर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग है। ये तो आंकड़े हैं, ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस ये देखना था टेनेबल का मतलब जस्टिफिएबल या डिफेंडेबल होता है, और जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। सो इफ इन्फ्लेशन डिड नज अप, नज का मतलब होता है पुश करना, पुश। भी नज का कोहनी मारना होता है, और कोहनी मारना मतलब आप किसी को पुश करते हो, धकेलते हो, और अप ऊपर की ओर पुश किया मतलब ऊपर बढ़ा दिया तो उसको बोलता है नज अप। तो कह रहे अगर महंगाई ने रेवेन्यूज को बढ़ाया होता
ये कह रहा है। अब मान लो कि इसने कहा ना कि महंगाई ज़्यादा है, इस कारण से ये संख्या देखने को मिली, इस कारण से दिसंबर के अंदर आंकड़े ज़्यादा आए हैं ये। तो अगर महंगाई ने रेवेन्यू को अप किया होता तो इट डिड नॉट प्ले एनी मोर ऑफ ए रोल इन दिसंबर, तो फिर इसने तो रोल प्ले किया ही नहीं होता। अगर महंगाई के कारण ऐसा है तो दिसंबर में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। देन इट डिड इन अर्लियर मंथ्स, जैसा कि महंगाई ने प्ले किया था रोल पहले वाले महीनों में। अर्लियर का मतलब पहले, तो ये एक टाइम के लिए आने वाला शब्द है, ठीक है, समय बताता है। वैन प्राइस राइज वॉज हायर, और उस समय तो महंगाई ज़्यादा थी, प्राइस राइज जो थी वो कहीं ज़्यादा थी, उच्च महंगाई थी। तो दिसंबर में ऐसा क्यों हुआ, जबकि दिसंबर से पहले महंगाई ज़्यादा थी, तो उस समय ज़्यादा होना चाहिए था। तो आपका जो तर्क है वो तो बकवास हो गया, बेहुदा हो गया। इन्फ्लेशन की वर्ब है वो डिड, ठीक है, और इट है इसकी वर्ब डिड नॉट प्ले, और इट है इसकी वर्ब डिड, और प्राइस राइज है इसकी वर्ब वॉज। डिड नज अप, डिड, डू और डज, ये ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर डू, डज और डिड ये तीनों ही अगर वर्ब से पहले आते हैं, जैसे कि ये नज से पहले आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जोर देता है उस बात पर, इम्फेसाइज करता है, इम्फेसिस डालता है, इसलिए आता है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट इज नॉन सो फार। अब जो कुछ भी अब जाना गया है, जो कुछ भी सामने आया है, व्हाट की वर्ब इज है, तो जो कुछ भी अब सामने है, जो कुछ भी ज्ञात है अब तक, उससे, फ्रॉम मतलब उस चीज से, द 8 कोर सेक्टर्स, अब 8 कुछ सेंट्रल, कोर का मतलब सेंट्रल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इकोनॉमी के 8 सेक्टर्स हैं। स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है ना, ऐसे करके 8 सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब। तो इन 8 कोर सेक्टर्स के अंदर रिबाउंडेड, रिबाउंड का मतलब होता है बाउंस बैक करना, फिर से उछाल आना, ठीक है। तो जो कुछ भी अभी तक समझ में आया है, जो कुछ भी ज्ञात है, उससे समझ में ये आ रहा है कि 8 कोर सेक्टर्स जो हैं वो रिबाउंड हुए हैं, उनमें फिर से उछाल आया है, और कितना आ गया है, नवंबर में ये इतना वृद्धि कर गए। फ्रॉम अ मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली, फ्रॉम अ मेयर 0.9% अक्टूबर, और अक्टूबर में कितना था, इतना ही था, तो बढ़िया ग्रोथ हो गई। वैन इंडस्ट्रियल आउटपुट, वैन आ रहा है अक्टूबर के लिए, है ना, वैन समय बताता है, समय बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे, क्योंकि कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को, रिलेट कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है। तो अक्टूबर में ये हुआ था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट, याद रखें कि आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है, और टैंक का मतलब होता है डिप होना, टैंक का मतलब है डिप होना, गिरावट आना, ठीक है। तो अक्टूबर में ये हुआ था कि औद्योगिक उत्पादन जो है वो टैंक हो गया था, डिप हो गया था, और कितना पहुंच गया था, 4% पर। और ये 4% जो है वो क्या है, वो अलार्मिंग है। अलार्मिंग का मतलब क्या है, फ्राइटनिंग है, भयभीत करने वाला आंकड़ा है, बहुत ही डरावना सा आंकड़ा है, फ्राइटनिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो रिपीट कर दूं, व्हाट की वर्ब इज है, नॉन है वो थर्ड फॉर्म में, नो, न्यू, नॉन ऐसी फॉर्म बनती है, और 8 कोर सेक्टर्स की वर्ब रिबाउंडेड है, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट की वर्ब टैंक्ड है। आगे देखिए, वाइल नवंबर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल्स, हालांकि वाइल आ रहा है फिर से, तो 2 चीज़ों को जोड़ेगा, और ऐसी चीज़ों को जोड़ेगा जो विरोधाभासी होंगी, एक दूसरे से विपरीत चलेंगी। तो यद्यपि नवंबर के जो औद्योगिक उत्पादन वाला स्तर है वो केवल पता तब लगेगा, लेटर, लेटर है वो भी टाइम के लिए आता है, और अर्लियर का ऑपोजिट है, ठीक है। अर्लियर और लेटर ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट्स हैं, और दोनों ही किसके लिए आते हैं, टाइम के लिए आते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो कह रहा है कि हालांकि नवंबर के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल्स है, औद्योगिक उत्पादन के जो स्तर हैं, उनका पता तब लगेगा जब इस महीने के लास्ट तक जाओगे, इस महीने के लास्ट में पता लगेगा। फिर भी जीएसटी रेवेन्यू जो आ रहे हैं, जीएसटी से होने वाली जो आय है, वो ये दर्शाता है कि डिमांड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है, किसके लिए, दोनों के लिए, सेवा क्षेत्र और वस्तुओं के लिए, हेल्ड अप, हेल्ड अप का मतलब होता है स्टे स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग बनी हुई है डिमांड, डिमांड काफ़ी अच्छी है, चाहे वो आप सर्विसेज सेक्टर की बात कर लो या गुड्स सेक्टर की बात कर लो, राइट। अच्छा, डिमांड यहाँ पे नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है, तो डिटर्मिनर के बाद में जो शब्द आता है वो क्या होता है, नाउन, और डिटर्मिनर के बाद अगर नाउन है तो नाउन के होने पर फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ये वर्ब होती डिमांड तो प्रेपोजिशन नहीं लगाते, ये मैंने कल भी बताया था, कल वाले सेशन में भी। आगे कह रहा है एज नॉर्थ ब्लॉक मैंड्रिन्स, मैंड्रिन का मतलब तो होता है जो ऊंचे अधिकारी होते हैं, जो गवर्नमेंट में अच्छी एक डेजिग्नेशन रखते हैं। एक नॉर्थ ब्लॉक और एक साउथ ब्लॉक, ये 2 चीज़ें आपको पता लगेंगी। एक नॉर्थ ब्लॉक होता है, एक साउथ ब्लॉक होता है। साउथ ब्लॉक में तो प्रधानमंत्री, साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री,
है ना। ये सब तो आते हैं साउथ ब्लॉक के अंदर। और इधर नॉर्थ ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो विभाग है, वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और साथ में होम मिनिस्ट्री है। ये आती है किस में? ये आती है नॉर्थ ब्लॉक में। तो ये वित्त मंत्रालय की बात कर रहा है। तो नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स जो हैं, जो वित्त विभाग वाले मंत्रालय के अंदर जो मंत्री लोग हैं, उच्च अधिकारी लोग हैं, एंटर, वो प्रवेश कर चुके हैं लास्ट लैप। लैप का मतलब फेज है, अंतिम चरण में। अंतिम चरण किसका? क्यूरेट करने का। यहाँ पे क्यूरेट का मतलब मैनेज करना है। इस क्यूरेट का मतलब है मैनेज करना। भाई इनको बजट प्रस्तुत करना है और ये अब अंतिम दौर में है, अंतिम फेज में है कि ये बजट को अब पेश करने वाले हैं। तो द लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट, प्रिंट का मतलब आंकड़े, जो हाल फिलहाल लेटेस्ट जो जीएसटी के आंकड़े हैं, शुड प्रोवाइड सम होप। तो इससे निश्चित रूप से शुड है वो दो काम करता है, लिख लीजिएगा। एक शुड काम करता है सजेशन बताने का, और एक शुड काम करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का। तो यहाँ पे शुड जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ आशा प्रदान करेगा, कुछ होप देगा। वाइल वर्किंग आउट, वर्कआउट का मतलब होता है किस चीज़ के बारे में सोचें और उसका हल निकालें। कोई जो सोच रहे हो और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते चल रहे हो, उन चीज़ों को हल करते चल रहे हो, तो उसको वर्कआउट करना बोलते हैं। काम की बात ये है कि वाइल के बाद में आईएनजी लगता है। वाइल जब भी लगाओगे तो ठीक बाद में जो क्रिया लगानी है वो आईएनजी फॉर्म में लगेगी। तो यहाँ पे वर्किंग आउट है। तो कह रहा है अब चूंकि नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स जो हैं, जो नॉर्थ ब्लॉक के जो अधिकारी लोग हैं, वो अंतिम फेज में हैं कि वो बजट को तैयार कर रहे हैं, केंद्रीय बजट उनको पेश करना है। तो हाल फिलहाल के जो जीएसटी के आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से कुछ आशा प्रदान करेंगे। क्या करते हुए? फिस्कल ग्लाइड पाथ के काम करते हुए। फिस्कल ग्लाइड पाथ का मतलब होता है जो भी वित्त मंत्रालय के अधिकारी लोग हैं, वित्त मंत्रालय में जो भी ऑफिसर्स लोग हैं या मंत्री लोग हैं, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनकी एक नीति निर्माता जो हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उनका एक काम होता है कि इकोनॉमी ट्रैक पर रहे, है ना, इकोनॉमी में बूस्ट आए, इकोनॉमी गिरे नहीं, जो इसमें खामियां चल रही हैं उनको दूर करें। ये सब काम होते हैं ना, उसको बोलते हैं फिस्कल ग्लाइड पाथ। तो इस पर काम करते हुए एंड रेवेन्यू एस्पिरेशंस फॉर द कमिंग ईयर। एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छाएं, आपकी जो डिजायर्स हैं, अगले साल के लिए आपने क्या सोच रखा है कि कितना रेवेन्यू लेकर आओगे, उन पर काम करते हुए ये निश्चित रूप से एक अच्छी आशा प्रदान करने वाली चीज़ है कि जीएसटी खूब अच्छे से आया है, पैसा खूब आया है, तो आपको कुछ राहत वाली बातें देखने को मिल सकती है यूनियन बजट के अंदर भी, राइट। तो ये हो गया इस स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए नेक्स्ट आगे कह रहा है नॉट ओनली हैव द जीएसटी कलेक्शंस बीन ओवर 1.4 लाख करोड़ फॉर 10 स्टेट मंथ्स। तो कह रहा है ना केवल, एक चीज़ देखो, अब नॉट ओनली से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लग रहा है। ये मैंने कल और परसों के शायद न्यूज़पेपर में जो डिस्कस किया था हमने, वहाँ मैंने बताया था कि नॉट ओनली से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन को फॉलो करना है। स्टार्ट करते हो तब, इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो ना केवल जीएसटी के जो कलेक्शंस रहे हैं वो 1.4 लाख करोड़ ज़्यादा रहे हैं, लगातार 10 महीनों की गणित यही है। लगातार 10 मंथ तक देखेंगे तो 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन रहा है जीएसटी का लगातार 10 महीनों से, ठीक है। तो केवल इतना ही नहीं है, बल्कि दिसंबर के जो हेल्दी इनफ्लोज हैं, दिसंबर में जो बहुत अच्छे से यहाँ पे जो इनफ्लो हुआ है, पैसा आया है, लिफ्ट अप, लिफ्ट मतलब उठाना, है ना। द एवरेज मंथली इनटेक ऑफ 2022-23 टू 1.49 लाख करोड़। अभी तक कितना था? 1.4 लाख। तो औसत निकालोगे तो औसत में क्या होता है, ये चीज़ों को आपने जोड़ लिया और उन संख्याओं का भाग दे दिया। अब चूंकि अगर इसको शामिल कर लोगे आप, इसको जो दिसंबर वाले आंकड़ों को शामिल करोगे, तो आपको 2022-23 का जो एवरेज मंथली इनटेक समझ में आएगा। इनटेक का मतलब इन मतलब अंदर, टेक का मतलब लेना। तो दिसंबर के महीने को जोड़ दोगे तो मंथली जो इनटेक रहा, मंथली जो इनफ्लो रहा, जो मंथली रेवेन्यू रहा जीएसटी का, वो औसत इतना हो गया है, 1.49 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। आसान सी बातें हैं, बट देयर इज लिटिल रूम। मैंने बताया 2-3 स्लाइड पहले ही कि लिटिल और फ्यू के पहले ए या दे नहीं होता है, तो इसको नो पढ़ते हैं, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो यहाँ पे देयर से स्टार्ट है, बट तो कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट है, इन्वर्जन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, सब्जेक्ट बाद में लगेगा, लेकिन कोई स्थान नहीं है कॉम्प्लिसेंसी का। कॉम्प्लिसेंसी का लिख लो स्मगनेस,
मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि। लेकिन कह रहा है संतुष्ट होकर बैठने वाली तो कोई बात है नहीं यहाँ पे। एनी स्लैकनिंग, स्लैकन का मतलब होता है केयरलेसनेस, लापरवाही, केयरलेसनेस, ठीक है। कोई भी लापरवाही बरतोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में ड्यू टू ग्लोबल हेडविंड्स, हेडविंड और टेलविंड दो होती हैं, हेडविंड और टेलविंड्स दो होती हैं, हेडविंड्स और टेलविंड्स। हेडविंड्स होती है वो नेगेटिव होती हैं, टेलविंड्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। टेलविंड पीछे से हवा आएगी तो आपको आगे की ओर धकेलेगी, आपको पुश करेगी, आगे आगे बढ़ाएगी, और हेडविंड सामने से हवा आएगी तो आपको रोकेगी, एक प्रकार से हिंड्रेंस है, ऑब्स्ट्रैक्शन है। तो कह रहा है कोई भी लापरवाही अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखने को मिली, किसके चलते? ग्लोबल हेडविंड्स के चलते, कि वैश्विक अगर इकोनॉमी की बात करें तो माहौल खराब चल रहा है फिलहाल, है ना, अर्थव्यवस्था अच्छे दौर में नहीं है। तो ये जो ग्लोबल हेडविंड्स के चलते कोई भी आर्थिक क्रिया में अगर कोई लापरवाही देखने को मिलती है तो ये लापरवाही हो सकता है कि ड्रैग डाउन करे। ड्रैग डाउन मतलब घसीट कर नीचे ले आना, है ना, तो नीचे पटक सकता है ये रेवेन्यूज को भी, ठीक है। जो आय आपकी हो रही है वो कम भी कर सकता है अगर लापरवाही बढ़ती गई तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करें तो जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी परिषद है, विच आ रहा है जीएसटी काउंसिल के लिए। दो चीज़ें होती हैं, एक काउंसिल होता है परिषद और एक काउंसिल होता है वो होता है ये सलाह देना होता है, एडवाइस देना होता है, एडवाइस। और ये काउंसिल है, ये ग्रुप होता है, परिषद होता है। तो कह रहा है जीएसटी काउंसिल जो कि मिली ब्रीफली लास्ट मंथ, पिछले महीने थोड़े समय के लिए ही इनकी मीटिंग हुई, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, बट लेफ्ट क्रिटिकल रिफॉर्म्स हैंगिंग। लेकिन इसने जो महत्वपूर्ण सुधार होने थे उनको लटकाए हुए मुद्रा में छोड़ दिया। हैंगिंग का मतलब लटके रह गए, वो सुधारों पे बात नहीं करी। मस्ट बी कन्वीन्ड, कन्वीन का मतलब होता है इकट्ठे होना, मीटिंग के लिए इकट्ठे होने को कन्वीन बोलते हैं। तो इसकी मीटिंग फिर से होनी चाहिए सून आफ्टर द बजट, बजट जैसे ही पेश करो उसके ठीक बाद में। किस लिए? नॉट जस्ट टू हेल्प सस्टेन रेवेन्यू इनफ्लोज, केवल इसलिए नहीं कि आप इन रेवेन्यू इनफ्लोज को सस्टेन कर सकें, कंटिन्यू कर सकें, बट ऑल्सो टू एम टू रैक इन मोर फ्रॉम अ रैशनलाइज्ड रेट स्ट्रक्चर, बल्कि इसलिए भी कि आप बहुत पैसा कमा सकें। रेक इन का मतलब होता है मेक अ लॉट ऑफ मनी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना, कि पैसा खूब आ सके। और आएगा कैसे? रैशनलाइज्ड मतलब सोच समझकर, तार्किक रूप से। रेट स्ट्रक्चर, टैक्स की रेट जो है, दरें हैं, उसको सही से स्ट्रक्चर की जाए। विच ब्रिंग्स, जो कि रेट स्ट्रक्चर की बात है, ये क्या करेगा? ये सारे के सारे जो प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं, जो अभी वर्तमान में उन आइटम्स को जो कि अभी एक्सक्लूडेड हैं, है ना, बाहर रखे हुए हैं, जिन पर टैक्स अलग तरीके से लगाया जा रहा है, इन पर जीएसटी के अधीन नहीं आते हैं, उनको भी शामिल कर लेगा। और एक राष्ट्र एक टैक्स वाला जो दायरा है वो पूरा हो जाएगा। एम्बिट का मतलब होता है रेंज या स्कोप, दायरे को बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे वर्ड्स आपने सीखे हैं आज। तो जीएसटी काउंसिल की वर्ब है वो मस्ट बी कन्वीन्ड है, और ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। मॉडल के साथ में बी लगता है हमेशा पैसिव बनाने के लिए, और थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव है इसलिए। और हेल्प के ठीक बाद में या तो बेस फॉर्म लगाते हैं या 2+ बेस फॉर्म लगाते हैं, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी। हेल्प के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बेस फॉर्म या 2 के साथ बेस फॉर्म। आप चाहें तो यहाँ सस्टेन रखें, चाहें तो 2 सस्टेन भी कर सकते हैं। सस्टेन होता क्या है? सस्टेन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, जारी रखना, ठीक है। तो कह रहा है कि जब जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी परिषद जो है, उसकी मीटिंग पिछले महीने थोड़े समय के लिए हुई और काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद हुई, लेकिन इसने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया क्या? क्रिटिकल, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स को हैंगिंग छोड़ दिया, मतलब लटके रह गए, वो रिफॉर्म्स पे बात इन्होंने की नहीं। तो इस जीएसटी काउंसिल को फिर से कन्वीन किया जाना चाहिए, फिर से बैठक इनकी होनी चाहिए बजट के ठीक बाद में। किस लिए होनी चाहिए? ना केवल इसलिए, नॉट ओनली या नॉट जस्ट, एक ही बात है, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगता है तो बट ऑल्सो लगा हुआ है। तो ना केवल इसलिए कि ताकि रेवेन्यू का जो इनफ्लो हो रहा है, लगातार अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, वो लगातार जारी रह सके, बल्कि इसलिए भी कि खूब पैसा कमा सको, ज़्यादा पैसा कमा सको। किससे? रैशनलाइज्ड रेट स्ट्रक्चर से। रेट स्ट्रक्चर तो नाउन है, पूरा कंपाउंड नाउन है, और रैशनलाइज्ड इसका एडजेक्टिव है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म में दे रखा है।
जो क्या करेगा इस रेट स्ट्रक्चर में, रैशनलाइज रेट स्ट्रक्चर मतलब सोच समझकर रेट स्ट्रक्चर बनाओ, दरें तय करो, जिससे क्या होगा सारे जो वर्तमान में एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं, जो बाहर रखे गए आइटम्स हैं, जिनको अभी तक टैक्स एम्बिट में नहीं लिया गया है, जीएसटी के एम्बिट में नहीं लिया गया है, उसको शामिल कर लें और इससे होगा क्या, एक राष्ट्र एक टैक्स लागू हो जाएगा। अभी तो जीएसटी के अलावा भी काफ़ी सारे टैक्सेस लगते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। अब हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की, कुछ क्विज होते हैं, 10 प्रश्न हम हमेशा हल करते हैं। ये वाला जो सेगमेंट है ये उन बच्चों के लिए होता है जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे,